नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संध्या ठाकुर पीएम श्री विद्यालय से आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज की जो कक्षा है वो हमारे उन बच्चों पर फोकस्ड है जो जिनको विशेष आवश्यकता है, मतलब कि जो अभी जो परीक्षा हुई फिलहाल की परीक्षा है, बहुत सारी परीक्षाएं उन्होंने दिलाई है, उस पे वो 18 पे 12, 15 ऐसे नंबरों पर अटक रहे हैं, जबकि उनको पास होने के लिए कितना चाहिए? 25, है ना। तो हमारा लक्ष्य जो है, इन जो बच्चे हैं इनको हम आसानी से 25 के लक्ष्य से पार करवाकर उनको उत्तीर्ण की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों पर आज की मेरी क्लास फोकस्ड होगी। और शुरू से अगर हम बात करें, मेरे चैप्टर आज जो मैं चैप्टर कवर करने वाली हूं वो है जीवों का विकास। जीवों का विकास, ये जो चैप्टर है इसमें ये जो चैप्टर है वो बहुत ही सरल है और इससे हमको इसमें 8वीं यूनिट का प्रश्न है। ये जो दो चैप्टर हैं इसमें से एक तो है जीवों का विकास और एक है आनुवंशिकी। जनकों से संतानों तक, ये दो चैप्टर हैं आपके 8वें यूनिट में, है ना। 8वीं इकाई में ये दो चैप्टर हैं और इस पर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस पर टोटल जो है वो 8 नंबर के प्रश्न, 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। इसमें से जो 1 और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं ये होंगे आपके ज्ञानात्मक प्रश्न। अब ये आपको पता नहीं होगा कि ज्ञानात्मक प्रश्न क्या है। ये जो 3 नंबर का प्रश्न है ये होगा आपका कौशल पर आधारित, कौशल वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरली हम ज्ञानात्मक प्रश्न किसे कहेंगे? जो जानकारी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। एक बार हम बुक पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात में हमको अगर पूछे तो हमारे नॉलेज के बेस पर हमने पढ़ा है, इसलिए हम आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो ऐसे प्रश्न जनरली हम परिभाषा पूछ देते हैं, है ना। उदाहरण पूछ दिए, घटक पूछ दिए कि पारिस्थितिक तंत्र का घटक क्या है, या फिर हम पूछ दिए जीवों का विकास कैसे हुआ। तो ये सभी प्रश्न आपके ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं। तो जनरली ये जो जीवों का विकास है इसमें से अभी तक ज्ञानात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और अत्यंत ही सरल प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा देखते हैं। पढ़ाऊंगी नहीं मैं आज सिर्फ मैं आपकी समस्याओं पर बात करूंगी। देखिए, आपके पास में हथियार क्या है? आपकी बुक, है ना। मैं ये मानती हूं कि अगर मैं अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाऊं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं, है ना। और अगर मैं अपनी क्लास के 54 बच्चों की बात करूं तो उसमें से 21 बच्चे हैं जिनके पास में उनको मोबाइल अलाउड नहीं है। प्लस मैं मान के चलूं कि अगर मेरे विद्यालय में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है और कोई अन्य सामग्री वो नहीं खरीद सकते, तो उनके पास में मुख्य चीज जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं कक्षा से जाने के पश्चात, वो है आपकी पुस्तक। तो प्लीज आप देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है, जब खाली हो तो किताबें पढ़ो और जब खाली ना हो तो दिमाग पढ़ो। मतलब आप निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ने को अपने हैबिट में शामिल कीजिए। इस पाठ में जो जीवों का विकास जो पाठ है इसमें मात्र 11 पेज हैं और ये जो 11 पेज है इस पर आपने बहुत सी तैयारी कर ली है। और आप इस पाठ को, सबसे शुरू वाला चैप्टर है, तो आपने इस पर कितनी परीक्षाएं दे दी है? आपने मंथली टेस्ट दिया, हर सैटरडे राइटिंग प्रैक्टिस में एक राइटिंग प्रैक्टिस तो इस चैप्टर पे हुआ ही होगा। फिर आपने त्रैमासिक परीक्षा दी है, फिर आपने क्या दिया है अभी? अर्धवार्षिक परीक्षा, है ना।
तो 3 से 4 परीक्षाएं आपने इस पाठ पर, जीवों के विकास के ऊपर आपने दे दिया है, और ऐसे में भी अगर आप फेल हो रहे हैं और इस पाठ के प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आपको अलग प्रकार से अप्रोच लगाने की जरूरत है, अलग प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आपके समक्ष, आपके सामने ऐसी कौन सी परेशानियां आ रही हैं जिसके कारण से आप सरल प्रश्नों को भी नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने अपने क्लास के विद्यार्थियों की कुछ सूची बनाई थी। ये मैंने अगस्त में बनाया था कि मेरे क्लास में कौन कौन से बच्चे कमजोर हैं और उनमें किन किन प्रकार की कमजोरियां हैं। तो जिन बच्चों में, बहुत से बच्चों को वाक्य बनाना नहीं आता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आपकी समस्याएं भी सुने, है ना। कुछ बच्चों को अधिक मेहनत की आवश्यकता है। तो जितने मेरे ये मैंने लिस्ट बनाई थी अगस्त में, तो जिनको अधिक मेहनत की आवश्यकता थी, ये मेरे सारे बच्चे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हैं, है ना। फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका लेखन कार्य कमजोर है, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे उनसे कॉपी बनवाई जाए और कॉपी बनवाकर उनको चेक किया जाए कि क्या वो लिखते समय गड़बड़ियां करते हैं, तो उनके में सुधार आएगा। क्योंकि ये रेमेडियल क्लासेस है, उपचारात्मक शिक्षण है, तो इसलिए मैं इस विषय पर बात कर रही हूं। मैं चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस पाठ से पूछे जाते हैं उस पर मैं बताऊंगी, है ना। तो इनमें से बहुत से बच्चे हैं, करीबन आधे से ज्यादा बच्चे, जिनकी समस्याओं को शुरू में ही समझ लिया गया और उन पर काम किया गया, तो वो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं विज्ञान विषय पर। हमारी कमजोरी के सिर्फ 3 ही विषय 10वीं में बार बार सामने आ रहे हैं, एक तो विज्ञान है, दूसरा गणित है और तीसरा अंग्रेजी है ना। तो विज्ञान में किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के पास में आ रही है या वो किस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। तो मैंने कुछ जो बच्चे हैं, है ना, ये अर्धवार्षिक में मेरे विद्यालय की कुछ बच्चे हैं जिनके प्राप्तांक है ये सभी 18, 16 और 21 और 19 में रुक रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो देखिए, आपके सामने समस्या क्या आ रही है, इस पर मैं बाद में पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपकी समस्याओं पर बात करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर आप 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं और आप उस पर परीक्षा दिला चुके हो, आपके टीचर्स एक्सपर्ट हैं और आप अपने विषय शिक्षक की बातें ज्यादा अच्छे से समझते हो, है ना। तो कुछ समस्याएं हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगी। तो एक समस्या है कि आप पुस्तक की भाषा नहीं समझ रहे हो। ठीक है, पुस्तक की भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है। अक्सर बच्चे मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन कीजिए, तो उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर क्या रहते हैं, लाइन रहेगी पूरी, पुस्तक को भेजते हैं खींच के, फोटो खींच के, और मैडम इसमें जैसे कोई शब्द है कौशल, इसका मतलब क्या है मैम, मैम गिंको का मतलब क्या है, मैम ये समुद्री तट क्या होता है। ऐसे बहुत से सरल प्रश्न जो हैं, है ना, जो कि वैज्ञानिक भाषा से अलग हैं, वो उस टाइप के प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों को पुस्तक की भाषा समझ में नहीं आ रही, इसके लिए आप क्या करोगे, आप डेली रीडिंग को अपने हैबिट में शामिल करोगे। पहला पाठ सिर्फ 11 पेज का है बेटा, पहला पाठ सिर्फ 11 पेज का है, और 11 पेज को एक दिन में अगर आप 2 पेज भी पढ़ लेते हो तो 4-5 दिन में वो आपका कवर हो जाएगा। और आपको कितने नंबर का फायदा होगा, आपको पढ़ने से 5 अंक का फायदा होगा, है ना, जो कि 25 में से 5 अंक अगर आपको मिल जाए तो आप बाकी के लिए और अच्छे से मेहनत कर सकते हो। सबसे सरल चैप्टर है विज्ञान का पहला पाठ, 10वीं का सबसे सरल पाठ है। कुछ ही क्वेश्चन है, गिने चुने 8-10 प्रश्न हैं जिसको आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। दूसरी परेशानी मैंने देखी, दूसरी परेशानी क्या है,
दूसरी परेशानी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हमको तैयारी के साथ साथ हमको तैयारी के हमने किस टेक्निक से तैयारी की है उस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो अभी मैंने देखा, मैंने कुछ बच्चों की सूची आपको बताई जो 18 पे अटक रहे हैं, 16 पे अटक रहे हैं। तो इनका जब मैंने आंसर शीट देखा तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे 18 प्रश्नों को हल नहीं किया था, है ना। अब अगर आपको सपोज आपके पास में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 है ना, और 5 नंबर के आपके पास में 2 क्वेश्चन है, टोटल 10, टोटल कितने नंबर हैं, 14। आपने क्या किया, 2 नंबर के केवल 2 प्रश्नों को हल कर दिया और आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे 10 नंबर मिलेगा, है ना, या मुझे 4 से अधिक नंबर मिलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने जितना प्रश्न बनाया है उन्हीं प्रश्नों पर आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। तो आपने जब हल ही 2 प्रश्न किया है तो आपको उसमें अधिकतम अंक कितना है, 4 अंक है, 2 दूनी 4, तो 4 ही नंबर आपको मिलेंगे, 4 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो दूसरी तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्न के उत्तर आपको बहुत अच्छे से आएंगे, चूंकि आप कमजोर हो, आपको सारे विषय वस्तु की समझ नहीं है, तो आपके कुछ चैप्टर्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप लिख लोगे, लेकिन उन चैप्टर्स में आपने जितनी तैयारी की है उतने ही अधिकतम जितने अंक उस पर निर्धारित है उतने ही अंक आपको दिए जा सकते हैं। आपको प्रयास करना होगा कि बाकी जो प्रश्न हैं उसको मैं अपनी समझ के आधार पर बनाऊं और उस पर अंक प्राप्त करूं ताकि मैं 25 से अधिक अंक प्राप्त कर लूं। तो दूसरा आपका है कि आप पूरे प्रश्नों को हल करना सीखिए, ठीक है। पूरे प्रश्नों को हमको हल करना है, 2-4 प्रश्नों को 3-4 पेज भर दिए, 4-5 प्रश्न कर दिए, उसके बाद हम बाकी को छोड़ देंगे तो भी हम पास हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। और आपको एक तीसरा सबसे जरूरी क्या है, आपको सकारात्मक रहना है। मतलब आप किसी से कम नहीं हो, आप फेल हो रहे हो, सारे लोग हंसी उड़ा रहे हैं आपका, है ना, या फिर कक्षा में आपको टीचर से डांट पड़ रही है कि तुम फेल कैसे हो गए, तुमने नंबर कैसे कम मिला तुमको। तो ऐसी स्थितियों में भी अपने आप को सकारात्मक रखने की जरूरत है, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा हो सकता है नहीं कर सके। मेरी कक्षा में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि 9वीं कक्षा में जिस विद्यार्थी ने सेकंड टॉपर था, जो है ना, जो परीक्षा में दूसरे नंबर पे आया था 9वीं पर, वो 10वीं और अभी 10वीं की परीक्षा में तिमाही में भी टॉपर में उसका नाम था, वो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में मात्र 21 नंबर पाया है और 4 नंबर से वो फेल हो गया है ना। जबकि ये जो लिस्ट मैंने दिखाया आपको, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान में पास हो गए हैं, तो कमजोर हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाजा रहना चाहिए। फिर एक बच्चा ऐसा है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत सुंदर राइटिंग है, तो उसको राइटिंग अगर अच्छी है तो आप आधी जंग जीत जाते हो, है ना। राइटिंग का सुंदर होना और उसके पश्चात आप जब लिखोगे और सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपके नंबर, आप जितना सोचोगे उससे भी अधिक आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा, आपको सबसे पहले प्रयास क्या करना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है। सकारात्मक सोच रखिए कि हम 18 को 25 के ऊपर 30-35 में कन्वर्ट कर सकते हैं विज्ञान में। हम 18 से नीचे नहीं उतरेंगे, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। और इसके लिए आपको जो पहला पार्ट है वो कितने अंक दिलाएगा, 5, है ना। दोनों चैप्टर से मिलकर टोटल 8 अंक आ रहा है और सबसे छोटा यूनिट है, विज्ञान का सबसे छोटा यूनिट और सबसे इजी यूनिट है, और उसमें सबसे इजी, सबसे सरल पार्ट है पाठ पहला या अध्याय पहला, जीवों का विकास। पॉजिटिव अप्रोच रखिए। अब हम थोड़ा देख लेते हैं भाई, आप ही की पुस्तक को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, आपके पास सिर्फ पुस्तक है ना, और हम
मेरे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 4 से 5 बार इस पाठ को पढ़ चुके हो। और अब हम जानते हैं कि हम जब किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सीखने की कुछ स्टेप होते हैं। अगर हम पहली बार किसी विषय वस्तु को पढ़ें तो हमको बहुत कठिन लगता है ना। पहली बार अगर मैं इस पेज को पढ़ूंगी तो मुझे बहुत कठिन लगेगा। तो पहले बार में आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ोगे। दूसरी बार में आपको पेंसिल रखना है और पेंसिल रखकर जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं उसको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके अपने टीचर से पूछना है कि सर या मैडम मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मुझे समझा दीजिए, है ना। तीसरी बार आपको क्या करना है, अगर चित्र है ना, तो चित्रों को देखकर आपको समझने का प्रयास करना है। विज्ञान पढ़ने की तकनीक यही है कि आप चित्रों को देखिए, उदाहरण को शामिल कीजिए। जितनी अधिक आप चित्र और उदाहरणों को समझोगे विज्ञान उतना ही सरल होते जाएगा। सबसे जरूरी बात जहां पर विज्ञान के बच्चे अटकते हैं, कई प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चे जो हैं अगर बच्चों को लिखना नहीं आता तो वो हिंदी में कैसे पास हैं, वो सामाजिक विज्ञान में कैसे पास हैं, लेकिन विज्ञान में फेल क्यों हैं, है ना। तो विज्ञान में फेल क्यों हो रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग वैज्ञानिक भाषा में तकनीकी शब्दों का जो कीवर्ड्स हैं उसको उपयोग में नहीं ला रहे हो, है ना। जैसे कि आपको फूल के बारे में पूछा जाए तो आप फूल के बारे में, या फूल है और या लाल रंग का होता है या पीले रंग का होता है, ये डंडी पर लगा होता है। अगर एक बच्चा ऐसे उत्तर दे रहा है, दूसरा बच्चा लिख रहा है कि यह पुष्प है या फूल है, फूल ही लिखा उसने, लेकिन उसने लिख दिया कि यह पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग होता है जिससे बीज बनते हैं। तो ज्यादा अच्छे शब्दों का चयन किसने किया, वैज्ञानिक भाषा में या विज्ञान की तकनीकी भाषा का प्रयोग किसने किया, दूसरे वाले बच्चे ने, है ना। तो दूसरे वाले बच्चे को पहले वाले बच्चे की अपेक्षा ज्यादा अंक मिलेंगे। तो गलतियां यहां पर हो रही है कि हम तकनीकी भाषा में उत्तर नहीं लिख रहे हैं विज्ञान में, ठीक है। अगली गलती क्या हो रही है हमारी, कि हम उसको अभ्यास में नहीं ला रहे हैं। अगर आपको कोई नए वर्ड सीखने हैं तो एक बार कठिन होगा, 2 बार कठिन होगा, तीसरी चौथी बार वो सरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं छोटी थी और मुझे बहुत सारे सब्जियों के नाम मुझे याद करने थे कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है ना, बैंगन का क्या है, टमाटर का क्या है। तो मैं रोज जब सब्जियां शाम को घर में आती थी तो मैं उसको अलग करती थी और उसको वैज्ञानिक भाषा में अपनी मम्मी को बोलती थी कि ये लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम है, ये कैप्सिकम फ्रटिसेंस है और ये सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो वो मैं आज तक वो मुझे याद है। तो आप अपने याद करने की टेक्निक को बदलिए, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर के पहले पेज पर आ रहे हैं। पहले पेज में आपको एक एक नंबर के प्रश्नों को अगर आप छांटोगे तो यहां पर देखो, एक है डायनासोर, है ना। अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर हमको बताया गया है कि डायनासोर जो है वो पहले धरती पर पाए गए थे और ये क्या हो गए हैं, अब विलुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त हो गए हैं तो इनके बारे में कोई चीज है अवशेष। अब यहीं पर आप अटक जाओगे, मुझे पता है ना। आप यहीं पर अटक जाओगे कि मैडम ये अवशेष क्या होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने टीचर की हेल्प लीजिए और उनसे पूछिए कि अवशेष क्या है। तो अवशेष क्या है, बचा खुचा चीज, है ना। अगर कोई जीव मृत हो गया है, मृत होने मर गया है, मृत मतलब मर जाना, ठीक है। अगर कोई जीव मर गया है तो उसका, जैसे हम किसी को जलाते हैं, दफनाते हैं तो क्या बचती है, हड्डियां। तो हड्डियां क्या है, उसकी अवशेष है। ऐसे ही डायनासोर इस धरती से पहले इस धरती पर पाए जाते थे, लेकिन अब इस धरती पर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका अवशेष मिला है, मतलब इसका बचा खुचा भाग मिला है हमको, जो कहां पर मिला है, जबलपुर के लमेटा घाट। ये आपकी बुक में दिया है, आप जाकर आज बुक रीड करेंगे। तो जबलपुर के लमेटा घाट में, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर सामने वाला बहुत कठिन प्रश्न पूछना चाह रहा है ना, आपने बुक पढ़ी है कि नहीं वो जांचना चाह रहा है परीक्षा में, तो यहीं पर प्रश्न कर देगा कि कौन से स्थल पर, भारत के कौन से स्थल पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो आप अगर अपनी बुक पढ़े हैं तो आप आसानी से
मल्टीपल चॉइस में पूछेंगे, ऐसे प्रश्न को कभी भी रिक्त स्थान में नहीं पूछेंगे। तो आप हमेशा आसानी से क्या आंसर दे सकते हो, जबलपुर के लमेटा घाट में, अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो। उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षण प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बुक रीड करा रही हूं आपसे। फिर कुछ एक शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पर देखो शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको, है ना, और तिलचट्टा, कॉकरोच, यूजलेस एनिमल। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन को आप देखो कि डायनासोरस के समय में और उससे पहले भी कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के हैं शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको, और स्तनधारी प्राणी भी थे और तिलचट्टा भी थे। ठीक है, अब यहाँ पर स्तनधारी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आपने कभी ऐसे साइकस और गिंको भी नहीं देखा होगा। तो अगर मैं बोलूं साइकस छीन बहारी, जिससे छीन बनता है ना, वो है साइकस। गिंको आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, उससे आप देख सकते हो कि गिंको कैसे होता है। काई और सदाबहार जो पुष्प नहीं देते हैं और जिनमें जड़ तना पत्ती रहती है, उसे हम फर्न कहते हैं। ये आपके टीचर्स आपको क्लियर करेंगे और आप उसकी पिक्चर भी आपको दिखाएंगे। तो इन शब्दों को अगर आप समझ गए, शैवाल क्या है, काई है, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको, स्तनधारी प्राणी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और तिलचट्टा, कॉकरोच, किचन में पाया जाने वाला एक पिद्दी सा कीड़ा जो सबको परेशान करके रखा है ना, तो वो हमारे इकोसिस्टम में वो यूजलेस है। तो ये जो कॉकरोच है ना, जिसको मारने पर आप उतारू रहते हैं, ये डायनासोर के समय भी पाया जाता था, और ये सारे जीव डायनासोरस के समय भी पाए जाते थे। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञानात्मक प्रश्न में कि डायनासोरस के समय में, मेसोजोइक इरा में, ऐसे कौन से जीव थे जो आज भी इस धरती पर विद्यमान है। तो यहीं से आपका उत्तर निकल गया भाई, है ना। पौधों में अगर आप देखोगे तो शैवाल, फर्न, मॉस, है ना, साइकस और गिंको, और जंतुओं में अगर आपको पूछा जाए तो स्तनधारी प्राणी और तिलचट्टा उस समय भी थे और अभी भी थे। तो कोई कठिन है क्या है? कोई कठिन नहीं है अगर आप बुक पढ़ लेते हो तो। फिर आप देखो ये जो इंडेक्स वाली चीजें हैं, है ना, ये स्पेशल बॉक्स में आपकी बुक में बहुत से स्पेशल बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, तो आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। देखो गिंको के बारे में क्या दिया है कि ये डायनासोरस के युग का है, और हिरोशिमा में एटम बम, बहुत इंटरेस्टिंग, यहीं पर आपको इंटरेस्ट आ जाता है, अरे बाबा रे, एटम बम का धमाका हुआ था कहाँ? हिरोशिमा में। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, और ब्लास्ट हुआ, सब मर गए, ये कहानी आप सब जानते हो। लेकिन वहां पर गिंको को ऐड कर दिया गया है कि ये डायनासोरस के युग में भी पाया जाता था, और हिरोशिमा एटम बम के बाद सब कुछ जब समाप्त हो गया तो सबसे पहले पनपने वाला जीव कौन था? गिंको था। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के बाद सबसे पहले पनपने वाला जीव कौन सा था? तो आपको आंसर क्या मिल गया है यहीं से? गिंको। आपको 1-1 नंबर के प्रश्न आपके 11 पेज में से छांटना है, समझ गए? तो ऐसे अंडरलाइन करके आपको पढ़ना है। फिर देखो ये सोचना है आपको, जब तक आप सोचोगे नहीं आपके में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आएगा। सोचना आपको जरूरी है कि जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए जीव बने होंगे और जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। तो मैंने अपने बच्चों को यह होमवर्क दिया था कि आप बताइए मुझे या पता करके आइए कि डायनासोरस इस धरती से विलुप्त कैसे हुए। तो उन्होंने खोज कर लाया था। आप भी ढूंढिए कि डायनासोरस इस धरती से कैसे विलुप्त हो गए, जबकि वो तो बड़े भारी, बहुत ही हाथी से भी ज्यादा बड़े जीव थे। उनमें से कुछ उड़ने वाले भी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ बहुत बड़े थे, लेकिन कैसे थे? केवल पेड़ों की पत्तियों को खाकर जिंदा रहते थे। तो अगर वो इतने विशालकाय जीव थे तो अचानक से तो इस धरती से गायब नहीं हुए होंगे, है ना। अब अगर ये प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है ना, अगर ये प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है तो इसका कोई निश्चित पैटर्न में उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डायनासोर को विलुप्त करते हुए
किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं भैया, है ना। तो डायनासोरस को विलुप्त होते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो उसका कारण आप पुस्तक में जो पढ़ोगे और पुस्तक में पढ़कर आपने जो चीजें निकाली हैं, जैसे कि एक तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वातावरण में परिवर्तन हुआ है। तो पहला कारण क्या आ जाएगा कि वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण से डायनासोर जिसका शरीर का ताप कैसा था, जो ठंडा एनिमल था, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल था, है ना, वो वातावरण के बढ़ते हुए तापमान के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाया और वो फिर इस धरती से धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया और धरती से धीरे धीरे विलुप्ति की ओर अग्रसर हुआ, है ना। फिर आप एक दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर डायनासोरस ऐसे विलुप्त हुए तो आज भी उसके अंडे या पूरे डायनासोरस की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं जिससे पूरा हम डायनासोरस बना सकते हैं, वो कैसे मिला, है ना। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, जीवाश्म। जीवाश्म, ये शब्द क्या है ना, जीवाश्म क्या है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, अवशेष, अवशेष मतलब बचा खुचा, किसका, मृत जीवों का बचा खुचा भाग, है ना, जो पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से दबे हुए पड़े हैं और खोदने पर हमें प्राप्त हुए हैं। तो जीवाश्म जीवों के, अश्म जीवों के बचे खुचे अवशेष को ही हम जीवाश्म कहेंगे। बहुत सरल शब्दों में परिभाषा है जिस पर आपको नंबर मिलेंगे, है ना। क्योंकि आपको पढ़ने में, पुस्तक को समझने में परेशानी आ रही है तो सरल कीजिए, पुस्तक की भाषा को क्या कीजिए, सरल कीजिए। आगे आपको दिया गया है कि जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है। पुस्तक हमको 18 नंबर पाने वाले बच्चों को पुस्तक समझ में नहीं आ रही है, यही कहीं पर उनका अप्रोच कम हो रहा है। आपके पास में बार बार बोल रही हूं, सबसे अच्छी सामग्री है आपकी पुस्तक और आपको अपनी हैबिट में शामिल करना पड़ेगा पुस्तक को पढ़ना, ठीक है। रीडिंग हैबिट आपको शामिल करनी पड़ेगी और रीडिंग आवर्स आपको, पढ़ने का समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम 18 को 25 में परिवर्तित कर पाएंगे। कहीं से कुछ तो याद आएगा अगर हम पुस्तक पढ़े रहेंगे तो। यहाँ पर देखो 2 ग्राफ दिया गया है, अब इस ग्राफ को देखो, है ना। इस ग्राफ में आपको एक और क्या दिया गया है, खाद्य संसाधन की मात्रा और एक समय, ठीक है। यहां पर देखो ये ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा है, ये ग्राफ कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन समय के साथ इसका जो उठाव है वो धीरे धीरे है। मतलब खाद्य, अगर किसी निश्चित क्षेत्र में मान लो कोई धान की उपज हो रही है तो वो उपज बढ़ तो रही है लेकिन उसकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे हो रही है, इसलिए ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम यहां पर देखेंगे जनसंख्या, मानव जनसंख्या के बारे में, अगर हम यहां पर कोई भी जीव हो सकता है, चूंकि मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है इसलिए मैं मनुष्य के उसमें बात करूंगी। तो यहां पर देखो समय के साथ में मनुष्य की जनसंख्या अचानक से एकदम तेजी से बढ़ने लग गई और एक ग्राफ कैसे हो गया, एकदम सीधा। मतलब कि इतने समय अंतराल में ये ग्राफ पूरा एकदम सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बहुत तेजी से मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बल्कि उसकी तुलना में उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की वृद्धि उतनी नहीं हो रही है जितनी मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अगर किसी जीवों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े और उसकी तुलना में खाद्य पदार्थों में भी वृद्धि हो लेकिन वो वृद्धि उतनी दर से नहीं हो, तो क्या हर व्यक्ति को खाना मिल पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों में वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं हो रही है। तो सामान्य सी बात है कि बहुत से व्यक्तियों के लिए भोजन जो है वो कम पड़ जाएगा और अगर भोजन की कमी होगी तो इन व्यक्तियों में आपस में लड़ाई होगी खाने के लिए, समझ रहे हो ना। अगर 4 व्यक्ति हैं, चारों को 4-4 रोटी मिले तो आराम से खाएंगे अपनी अपनी रोटी। अगर भूख एकदम जोर से लगी है तो भी आराम से खाएंगे, कोई छीना झपटी नहीं होगी। लेकिन अगर 4 व्यक्ति हैं और रोटी एक ही है और सबको एकदम जोर से भूख लगी है ना, तो फिर उस रोटी के लिए छीना झपटी होगी, संघर्ष होगा। यही होता है जीवों में, है ना। जीवों में क्या होता है, डार्विन जी ने यही कहा है, जीवन
संघर्ष, है ना। निश्चित अगर आपके पास में संसाधन है और आप किसी जीव की संख्या इस प्रकृति में, इस धरती पर बहुत अधिक है, तो उनमें संघर्ष होगा, उसमें लड़ाइयां होंगी, और लड़ाइयों में जीतेगा कौन? लड़ाइयों में जीतेगा कौन? जो योग्य होगा। और योग्य कौन है? जो ताकतवर है, जो फिट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। डार्विनिज्म ये कहता है कि जो ताकतवर है, जो योग्य है, वही लड़ाई में जीतेगा। जो प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाकर चलता है, प्रकृति के अनुसार से ढल जाता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार से ढल जाता है, वही इस धरती पर जीवित रहेगा, वही जीव रहेगा। बाकी जो नेचर के अनुसार से अपने आप को ढाल नहीं पाए, वो धरती से विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोरस के साथ में हुआ। ठीक है, तो ये आपको ये ग्राफ तो नहीं पूछेंगे क्योंकि ज्ञानात्मक प्रश्न पूछना है, तो इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। अगर आपको ग्राफ दे दिया गया और आपको एक लाइन में इस ग्राफ को बताने बोला गया, तो उस समय आपको होना चाहिए कि आप बता सको कि जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और उसकी तुलना में जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी वृद्धि बहुत कम हो रही है। यह इस ग्राफ से हमको पता चलता है। ठीक है, फिर यहां पर एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, आवास के बारे में आपको प्रश्न दिया गया है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ेगा? अब ये सोचने वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप खुद से सोच के देखो ना कि अगर मैं अपने सोचने की क्षमता को विस्तारित कीजिए कि अगर मनुष्य की आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा? उसको ज्यादा आवास की आवश्यकता होगी, उसको ज्यादा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेगा? पेड़ काटेगा, अपने लिए घर बनाने के लिए पेड़ काटेगा। बहुत से पेड़ कट जाएंगे तो बहुत से पशु पक्षियों का आवास स्थल कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और उनके नष्ट होने से क्या होगा? उसके नष्ट होने से वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उनके पास में भोजन की कमी होगी और वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बीमार पड़कर वो मर जाएंगे। और वो अगर मरे, जंगल के जो जीव हैं, अन्य जीव अगर मरे, तो शेर को भोजन मिलेगा क्या? नहीं। तो जो बाघ हैं या शेर हैं, है ना, ये जो बाघ है, आपको बाघ के बारे में पूछा गया है, तो बाघ जो है इसकी संख्या में क्या होगी? कमी होगी। अगर मानव की आबादी बढ़ती रही तो भोज्य पदार्थ और सुरक्षा के अभाव में बाघों की संख्या में कैसे आएगी? कमी आएगी और हमारा पारिस्थितिक संतुलन खराब होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर आप सोचकर दे सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों पर विचार किया कीजिए। और सबसे अच्छी मैं कुछ पढ़ने के मेथड भी आपको बताऊंगी, है ना। फिर इसी का उल्टा पूछ दिया गया है कि यदि किसी जीव की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, है ना। वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा? उस जीव के लिए भोज्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर उसमें वृद्धि होगी तो वो दूसरे जीवों के भोजन पर और दूसरे जीवों के आवासों पर कब्जा करेगा, वहां उसका विस्तार ज्यादा होगा और धरती के अधिकांश हिस्सों पर वो पाए जाएंगे, जिससे दूसरे जीवों के आश्रय स्थल और दूसरे जीवों के जो भोजन है उनमें कमी होगी और दूसरे जीवों की संख्या कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे कि हमने बाघ की संख्या को कम देखा। तो ये सब सोचने वाले प्रश्न हैं। अगर आप मिलकर इन प्रश्नों पर चर्चा करें अपने टीचर के साथ, कक्षा में बैठकर गोल घेरा बनाकर, तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको कोई निश्चित पैटर्न में देने की जरूरत नहीं है। और इनके जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल हैं, क्योंकि आपको हिंदी लिखने आती है, आप 18 नंबर पे पहुंच रहे हो। आपको वैज्ञानिक तकनीकी भाषा लिखने नहीं आती है, इसलिए आप 18 पे ही लटक रहे हो, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न आया था बोर्ड में कि समझाइए कि लड़के होने का दोष समाज में महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को नहीं, ऐसा क्यों, है ना। अब ये प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं लिखे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं लिखे, इसकी व्याख्या करना आप नहीं सीखे, तो फिर आपको मेहनत की आवश्यकता है। ये सोचकर लिखा जाने वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों पर आपको, इसके उत्तर देने पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कभी मत छोड़िए। अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर को समझकर ही हम आधे से ज्यादा उत्तर लिखने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग प्रश्न पत्र को नहीं समझते हो, प्रश्न
सूत्र के भाग को नहीं समझते हो, है ना। अभी तक इस पाठ में, अब देखो ये आ गए सर चार्ल्स डार्विन सर जी आ गए। हमारे जीव विज्ञान में दो ही जो साइंटिस्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, है ना, हम पूछते हैं उनको। तो ये है हमारे चार्ल्स डार्विन सर और दूसरे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल सर, है ना। तो आप बन जाइए भी डार्विन, आपको रोका है क्या? किसी ने रोका है आपको डार्विन बनने से? आप क्लास में डार्विन बनिए, एक बड़ा सा हैट लगा लीजिए, एक बोर्ड बना लीजिए, अपना शिप बना लीजिए और घूमिए। घुमक्कड़ तो हो आप लोग, है ना, आए दिन घूमते रहते हो। कभी यहाँ पार्टी में जाना है, कभी घटारानी जाना है, कभी जतमई जाना है, कभी उदंती अभ्यारण्य जाना है। तो आप डार्विन सर हैं, है ना। चार्ल्स डार्विन है जो घूमने के शौकीन थे, है ना। और इनका वाहन क्या था? आप स्कूटी में, आप बाइक में घूमते हो। चार्ल्स डार्विन सर किस में घूमे? बीगल में, है ना। कहां गया? इसी से 1 नंबर का प्रश्न आता है भाई। कहां गया उनका जहाज? ये है ना, बीगल। तो चार्ल्स डार्विन सर ने जीवों की विविधता के बारे में, कि मैं अलग हूं अपनी बहन से, मैं अलग हूं अपने भाई से, या मैं कॉकरोच से अलग दिखती हूं, मैं मेंढक से अलग दिखती हूं, या आप लोग भी एक ही घर के जो भाई बहन हैं सब एक दूसरे से अलग दिखते हो। ये इसके बारे में आज से कई सालों पहले किसने बता दिया था? सर चार्ल्स डार्विन ने बता दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक समुद्र में एक जहाज जो तैर रहा था उस पर उन्होंने अपना सफर शुरू किया। उस जहाज का नाम क्या था? बीगल। आप भी बना सकते हो बीगल, है ना। बीगल पे बैठ जाओ और डार्विन बन जाओ खुद और निकल पड़ो किसकी यात्रा पर? वो कौन सी द्वीप की यात्रा पे गए? वो जो है ये पूरे विश्व में उन्होंने दक्षिण अमेरिका, प्रश्न ये पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा मैं कर रही हूं, है ना। दक्षिणी अमेरिका में एक स्थान है इक्वेडोर, है ना, और वहां से कुछ द्वीप समूह हैं। इन द्वीप समूहों को बोलते हैं गलापागोस द्वीप समूह, है ना। उन्होंने पूरे विश्व में अपनी यात्रा की। उनके बहुत से अध्ययन जो है, बहुत से जो अध्ययन है, उन्होंने इक्वेडोर और ये गलापागोस जो द्वीप समूह है, जो छोटे छोटे टापू हैं साउथ अमेरिका में, वहां पर उन्होंने अपना रिसर्च किया। और वो घूमने के इतने शौकीन थे, उन्होंने समुद्र में भी घूमा, है ना, समुद्र के किनारे पे भी जाकर वहां की मिट्टियों को देखा। फिर वो पहाड़ों पर भी गए, है ना। तो हर जगह उन्होंने घूमा, ठीक है। हर जगह घूमकर उन्होंने घूमने के बाद में कुछ निष्कर्ष निकाला, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं, प्राणियों के आवास व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे। और ये देखो दक्षिण हो गया हाँ। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं बता देती हूं। हाँ, ये देखो, आपको ग्रुप स्टडी करना है। अगर आपको 18 को 25 में लाना है तो आपको ग्रुप स्टडी करना है। यहाँ बीच में एक टीचर बैठेंगे और आप सब बैठेंगे और आपको पढ़ाई करनी है क्लास में। अब हमको सिंपल लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ना है, अब हमको अप्रोच लगाना होगा। रिवीजन का टाइम है तो हमको ग्रुप स्टडी करनी होगी, ठीक है। लिख लिख कर देखना है। और फिर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ये इन प्रश्नों का समूह है। आपके टीचर्स ने भी आपको यही प्रश्न लिखवाया होगा, क्योंकि इसमें से और कोई अलग प्रश्न नहीं निकल सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है ये है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। पहला है डायनासोरस के समय के कोई 2 जीवों के नाम लिखिए। डायनासोरस के समय के पौधों के नाम लिखिए। आज के समय में प्रजातियां जो डायनासोर के युग में नहीं थी। हिरोशिमा के एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद वहां पर पनपने वाला पहले पौधे का नाम लिखिए। बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें किसमें आया है? अनुकूलन क्या है, प्रजातिकरण क्या है, समजात और संवृत्ति अंग को उदाहरण सहित समझाइए। बार बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। और जीवों के विकास का सिद्धांत, है ना। ये जो 2 प्रश्न हैं, जीवों के विकास का सिद्धांत, समजात और समवृत्ति अंग, और एक दूसरा है कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में
अंतर या उदाहरण समझाइए। ये प्रश्न आपको हर साल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को तो आपको याद करना ही चाहिए। इसके अलावा ये प्रश्न हैं जिन पर आप मेहनत कीजिए, आपके टीचर आपको पूरा बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।